नमस्कार सभी को। ज्योमेट्री का पहला वीडियो आपने पढ़ लिया था। आज ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आज पॉलीगन। क्या होता है पॉलीगन? पॉलीगन होता है बहुभुज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत सारी और भुजाएं मतलब भुज मतलब भुजाएं। तो पॉलीगन का मीनिंग होता है बहुत सारी भुजाओं वाला। जैसे किस तरह का पॉलीगन हो सकता है? ये एक पॉलीगन हो सकता है, ये पॉलीगन हो सकता है, ये पॉलीगन हो सकता है, ये पॉलीगन हो सकता है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं हो सकता। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? पॉलीगन का मतलब होता है कि अ एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, अ एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। एन भुजाओं वाली कोई बंद आकृति को पॉलीगन या बहुभुज कहते हैं। एन भुजाएं कितनी हो सकती हैं? कि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि 3 भुजाएं से कम अगर भुजा होंगी, 3 साइड से कम साइड्स होने पर आपकी कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकती। सपोज कीजिए आपने 2 साइड्स ली, तो 2 साइड से आपकी कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी। आपको क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स चाहिए होंगी। इसलिए किसी भी पॉलीगन को फ्रेम करने के लिए कम से कम 3 साइड्स की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, राइट? तो आपको समझ आया कि पॉलीगन क्या होता है। क्योंकि ये एक खुली आकृति है, इस शेप को क्लोज नहीं किया गया, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। चाहे इसमें साइड्स कितनी भी हो, 3, 4, 5, 6 कितनी भी साइड्स हो, लेकिन जब तक फिगर क्लोज्ड नहीं होगी पूरी तरह से, तब तक वो पॉलीगन नहीं हो सकता, राइट? तो अब इसके बाद आपको पढ़ने हैं पॉलीगन के टाइप्स। मेनली आपको जो टाइप्स पढ़ने हैं वो पढ़ना है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, मेनली ये 2 टाइप्स पढ़ने हैं आपको, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा जो टाइप होते हैं, जैसे ट्रायंगल में होती हैं 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में होती हैं 4 साइड्स। इसके अलावा आप एक टेबल बनाइए, एक साइड लिखिए साइड्स, दूसरी साइड लिखिए नेम। जितनी साइड्स होंगी उसके बिहाफ पर उसका नेम हो जाएगा। 3 साइड्स वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसी तरह 5 साइड वाले को हम बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को हम बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइड वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन। आप लिख लीजिए आगे, 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं नोनागन, और 10 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं डेकागन। मैक्सिमम 10 साइड्स तक ही आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये नाम पता होना ज़रूरी है कि इन पॉलीगन्स को इनकी साइड्स के बिहाफ पर क्या बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन हिंदी में दिया होता है और आपको डेकागन ही दे दिया जाएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ डेकागन हिंदी में लिखा हुआ दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हिंदी नाम याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के नाम याद करना, राइट? तो आज इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। हेडिंग डाल लीजिए ट्रायंगल। अभी आपने देखा ट्रायंगल की शेप, तो आप पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख लीजिए। अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 3 एंगल्स। अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका किसी भी तरह का हो सकता है। आप देखते हैं इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, आप देखते हैं इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, आप देखते हैं इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रायंगल आपका हो सकता है।
तो जब ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, जैसे मैंने बताया कि 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, किन्हीं भी 2 साइड से कहीं एक एंगल बनता है, किन्हीं भी 2 साइड से एक एंगल बनता है। आप देख रहे हैं ये वाली 2 साइड से, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। अब ये 2 साइड से ये वाला एंगल बन रहा है, अब ये वाली 2 साइड से ये एंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल आपको क्लियर है। अब आपको ट्राइंगल के पढ़ने हैं टाइप्स। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आपको फर्स्ट हेडिंग डालना है बेस्ड ऑन साइड। आपको 2 टाइप के ट्राइंगल पढ़ने हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन साइड, आपको हेडिंग डालना है बेस्ड ऑन साइड। तो सबसे पहला हेडिंग बेस्ड ऑन साइड में डाल लीजिए स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल, इसे हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है स्केलीन ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं उसे बोला जाता है स्केलीन ट्राइंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। आप कोई एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, तब आप देखेंगे कि ये एक स्केलीन ट्राइंगल है। ठीक, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का कोई भी नेम दे दिया हमने ABC। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। देखिए AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है AC के, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। और आप देखते हैं कि तीनों एंगल भी इक्वल हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्लियर? इक्विलैटरल ट्राइंगल के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसे हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, अ ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अ ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल। आप देखेंगे किस तरह का बनता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। कोई भी 2 साइड आपको इक्वल दे दी जाएंगी। PQR एक ट्राइंगल है आपके सामने। अगर आपसे कह दिया कि PQ एंड PR इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये PQR एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। राइट? ये तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। अगर तीसरी साइड इक्वल हो जाती तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल ना होकर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाता। एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों साइड जिस तीसरी साइड के साथ एंगल बनाती हैं, जैसे PQ साइड जो है ये QR के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, और इसी तरह PR साइड जो है ये भी QR के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। कौन कौन से एंगल हो गए? PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। जो दोनों साइड्स जिस तीसरी साइड के साथ एंगल बनाती हैं वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर। कभी भी आपसे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आपको साइड्स दी हैं ये वाली दोनों इक्वल और आप एंगल ये दोनों या फिर ये दोनों इक्वल कर दें। एंगल हमेशा ये दोनों इक्वल होंगे जहां पर ये दोनों साइड्स जिस तीसरी साइड से आकर टच कर रही हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन साइड्स।
अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑफ एंगल में आपका फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसे बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में इसको बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो कौन सा होता है न्यून कोण त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 90 अंश से कम हो। अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री। पहले साइड्स के बेस पर आपने पढ़ लिया, अब एंगल के बेस पर पढ़ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल बना दिया आपने जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल आप लेंगे ए बी सी, एंगल ए भी 90 डिग्री से कम होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री से कम होगा और एंगल सी भी 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन तीनों एंगल का सम हमेशा ही किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपको नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। चाहे ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स हो या फिर बेस्ड ऑन एंगल्स हो, अगर वो ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, राइट। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एक अलग अलग एंगल 90 डिग्री से कम का होता है। क्लियर? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद आपको हेडिंग डालना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल? आप देखते हैं जब किसी बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमने नेम दे दिया पी क्यू आर। क्यू आर आपका बेस है, आपने इसके ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। सीधी लाइन हमेशा ही 90 डिग्री की होती है। किसी भी बेस के ऊपर अगर कोई सीधी लाइन खड़ी करेंगे तो वो हमेशा ही 90 डिग्री की होगी। अगर वो 90 डिग्री से कम या ज़्यादा है तो वो लाइन सीधी नहीं होगी, और 90 डिग्री की लाइन को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये बात आपको पहले से पता होगी। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल Q तो इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री और एंगल P प्लस एंगल R का सम दिया है 90 डिग्री। ठीक, ट्राइंगल चाहे कोई भी हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थर्ड टाइप है आपका। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? आपने देखा कि पहले ट्राइंगल में आपके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम थे, दूसरे ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री हो गया और तीसरे ट्राइंगल में आपका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। ए बी सी, आप देखते हैं कि ये BC बेस के ऊपर जो ये AB लाइन ड्रॉ है ये 90 डिग्री से ज़्यादा झुकी हुई है। अगर 90 डिग्री की लाइन होती तो एकदम सीधी सीधी होती, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा होता। 90 डिग्री से कम होती तो इधर की तरफ झुकी हुई होती लाइन, लेकिन लाइन अब इधर ना झुककर इस साइड झुकी हुई है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब जो एंगल B है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ ट्राइंगल in which one angle is always greater than 90 degree is called obtuse angle triangle।
हिंदी में इनके नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये आपने एंगल्स में भी पढ़ा होगा। इसके बाद एक और स्पेशल टाइप का ट्रायंगल आ जाता है, इसके बाद एक और स्पेशल टाइप का ट्रायंगल आ जाता है जिसका नाम है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। राइट एंगल कैसे है? एंगल बी इसका 90 डिग्री है, और आइसोसेलेस कैसे है? ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। तो जब भी आपको ये कंडीशन दी होगी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बता दिया गया है, तो आपको पता है राइट एंगल तो होता है 90 डिग्री का, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा करके रख दूं, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा करके रख दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ आ गया B, यहाँ आ गया A और यहाँ आ गया C। जो BC बेस था वो इधर घुमा दिया, और जो AB परपेंडिकुलर था वो इस साइड घुमा दिया। तो ये वाली आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, और जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि जो दो साइड्स किसी तीसरी साइड से आकर मिलती हैं वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब 90 डिग्री एंगल तो ये है, और बचा हुआ दोनों एंगल 90 डिग्री हुए, तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये कितने कितने हो गए? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेकिन ये कब होगा? सिर्फ इसी केस में होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो। तो उम्मीद करता हूं यह आपको बात क्लियर हो गई है। ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स का मेजरमेंट होगा उसे हम ज्योमेट्री टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अभी हम 2D शेप्स का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के बाद हम मूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल पर। तो इस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं 2D शेप्स का मेजरमेंट। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ या ब्रेथ या फिर लेंथ या हाइट। ठीक, तो अब आपको पढ़ना है एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए, किसी भी शेप का एरिया क्या होता है, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई भी शेप एक बना ली, मान लीजिए कि ट्रायंगल ही बना लिया, या फिर कोई इस तरह की शेप बना ली। अगर आपसे पूछा है इसका एरिया क्या होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है, पेरीमीटर हमेशा होती है आउटर कवरिंग। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप इधर गए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। तो इसका मतलब आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है इस शेप का पेरीमीटर। समझ गए? इसी तरह ट्रायंगल किसी भी एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट कर दीजिए, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आए और यहाँ आए, तो ये तीनों जो डिस्टेंस आपने कवर किए मिलाकर ये है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। आपको अगर इन साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप पेरीमीटर किसी भी शेप का आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? एरिया क्या होता है? इस शेप के अंदर का जो भाग होता है, मीन्स ये वाला जो भाग होता है, ये इसका एरिया होता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग कितना होगा? ये इसका एरिया हो जाएगा। जैसे जब आपके कमरे में फर्श पर टाइल्स बिछाई जाती हैं तो कभी भी मिस्त्री आपका पेरीमीटर नहीं मापता, आपके कमरे का एरिया मापता है। ठीक, वो आपके कमरे की लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप लेता है, और उसके बाद देखता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देता है, इसका मतलब कितना एरिया आता है। जैसे मान लीजिए आपका कमरा 15 फुट लंबा है, लेंथ है आपके कमरे की 15 फुट और ब्रेथ है आपके कमरे की 10 फुट।
ठीक। तो वो एरिया निकाल लेता है, 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट, 150 स्क्वायर फुट आपका कमरे का एरिया है। अब वो देखेगा कि टाइल कितने स्क्वायर फुट की है, जितने स्क्वायर फुट की टाइल है उससे 150 को डिवाइड कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स इस कमरे में लगेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि टाइल जो होती है वो टाइल कुछ इस तरह की होती है चौकोर, तो टाइल का पेरीमीटर नहीं नाप कर वो इसका एरिया निकालता है, मतलब ये टाइल पूरा कितना एरिया कवर कर लेगी। समझ पाए आप? तो एरिया और पेरीमीटर में ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम इसके कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखिए एरिया क्या क्या हो सकता है अगर किसी भी स्केलीन ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। आप लिखते जाइएगा साथ में स्केलीन ट्रायंगल का एरिया, या फिर सिर्फ एरिया भी लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं, तो आपका एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये सब कुछ आपका अंडर रूट के अंदर ही रहता है, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस होता क्या है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, और ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल आपको दिया है, उसकी तीनों साइड्स आपको दी हैं, तीनों साइड्स को आपने ए बी और सी मान लिया। जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम है ए बी सी, तो कैपिटल ए के सामने हम स्मॉल ए साइड मानते हैं, कैपिटल बी के सामने हम स्मॉल बी साइड मानते हैं, कैपिटल सी के सामने हम स्मॉल सी साइड मानते हैं। ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। बी सी की लेंथ दी है ए, सी ए की लेंथ दी है बी, और ए बी की लेंथ दी है सी। तब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को पुट करने से पहले आपको एस की वैल्यू निकालना जरूरी होगा, क्योंकि एस होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपको समझ में आ गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए से बी तक आए, बी से सी तक आए, सी से ए तक आ गए, तो ये हो गया पूरा पेरीमीटर। और पूरा पेरीमीटर का जब आधा कर देंगे, जब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और पेरीमीटर होता है आपका परिमाप, जब परिमाप का आधा कर दिया तो हो गया सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए बी सी आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब आपको कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, और राइट एंगल नहीं भी दिया होगा, ट्रायंगल इस तरह से दिया होगा, लेकिन आपको बेस के ऊपर जो उसने परपेंडिकुलर डाला होगा उसकी हाइट दी होगी। ये एच है, ए बी सी, इसे भी हम मान लेते हैं ए बी सी। ये हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उससे हम हाइट मानते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी हमने किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक कॉर्नर से इसकी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला। इसका मतलब ये इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका कोई सामने लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में आपका बेस दे दिया, बीसी दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, एंड AB या फिर हाइट दे दी आपको 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, और हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10 टाइम
150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल ABC का। ठीक, अगर ट्रायंगल इस तरह से ना देकर इस तरह से भी दे दिया जाएगा तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हाइट AB की ना देकर, AB की हाइट ना देकर AD की हाइट देगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर AD है ना कि AB। ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, बेस पर किसी भी एक वर्टेक्स से डाला हुआ 90 डिग्री की जो लाइन होती है वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू साइड। जैसे आपके सामने कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल है ABC और इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। इसका मतलब A क्या है? A है साइड और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका √3/4 a स्क्वायर। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। √3/4 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 9 जा 36। इसका मतलब 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो इनकी यूनिट्स होती हैं, जैसे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी यूनिट्स होती हैं, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, उसे स्क्वायर में आप नहीं लिखेंगे। समझ गए आप? पेरीमीटर जब भी आप लिखेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर में लिखेंगे, स्क्वायर उसका हटा देंगे, लेकिन जब एरिया लिखेंगे तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में ही आता है। अगर फुट में आएगा तो फुट स्क्वायर। समझ गए? तो एरिया और पेरीमीटर आपको क्लियर हो गया है। मेनली यही 3 फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरिया या पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर आपको क्लियर होगा, किसी भी शेप का अगर आप आउटर कवरिंग कवर कर लेते हैं तो वो आपका पेरीमीटर हो जाता है, और अंदर का पार्ट अगर आप मीज़र कर लेते हैं तो वो आपका एरिया हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।